सभी को सुबह का नमस्कार। प्यारे बच्चों, मैं मंजित पुनिया आप सभी का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्ज़ाम रजिस्टर पर स्वागत करता हूं। आज है 10 तारीख और 10 तारीख सोमवार का दिन है। तो आज हमारा 2 दिन का हम लोगों को करंट अफेयर कवर करेंगे इस सेशन के अंदर, क्योंकि संडे की हमारी छुट्टी होती है। तो आज हमारा 9 तारीख और 10 तारीख का हम लोग करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए हमारा शुरू करते हैं हमारा 7 बजे का सेशन, जिसमें हम लोगों के जो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट से जुड़े हुए सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन की अगर बात करूँ तो लास्ट सेशन में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे, एक बार उनके आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि भी इंडिया के अंदर कितनी यूटीज़ हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। देख सकते हैं आप आपकी स्क्रीन पर दी गई हुई 8 की 8 यूटी अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव, कैपिटल ऑफ यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख और पुदुचेरी। ध्यान रखिएगा, दादर नागर हवेली और जो दमन दीव हैं वो हमारी एक कैपिटल है, एक ही यूनियन टेरिटरी है दोनों। अभी 2020 में ही इन दोनों को एक कर दिया गया था रिजोल्यूशन को पास करके। अगला जो हमारा क्वेश्चन था वो था कि भाई कितने ऐसे स्टेट हैं जिनमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि द्विशासन प्रथा है। तो ऐसे जो हमारे 6 स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश हैं। अब जो बाई कैमरल होता है, द्विशासन प्रणाली होती है, वो क्या होती है? देखिए, जैसे हमारी सेंटर के अंदर होती है, केंद्र में राज्यसभा और लोकसभा होते हैं, ठीक वैसे ही राज्य में क्या होता है? विधान सभा और विधान परिषद होते हैं हम लोगों के। विधान परिषद का वही काम होता है जो हमारा सेंटर के अंदर राज्यसभा का होता है। इसके मेंबर्स भी हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर इसके चुने जाते हैं, जो कि 6 साल की अवधि के लिए होते हैं। अब जो इसके 1/3 मेंबर चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? जो 1/3 मेंबर, जो टोटल मेंबर चुने जाएंगे उनका 1/3 जो होता है वो हमारे चुने जाते हैं म्यूनसिपैलिटीज़, ग्राम पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के द्वारा, मेंबर्स के द्वारा चुने जाते हैं। जबकि जो 1/3 मेंबर्स होते हैं वो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं, और वो मेंबर चुने जाते हैं जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य ना हों। जो 1/6 मेंबर होते हैं हमारे, वो चुने जाते हैं गवर्नर के द्वारा, नॉमिनेट करके नामित किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, जो कि किसी भी फील्ड के अंदर, स्पेशल फील्ड के अंदर नॉलेज हो, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस हो जिनको, जैसे कि लिटरेचर हो गया, आर्ट हो गया, साइंस होगी, कोऑपरेटिव मूवमेंट हो गया और सोशल सर्विसेज होगी। और जो हमारे 1/12 मेंबर होते हैं वो चुने जाते हैं ऐसे ग्रेजुएट्स के द्वारा, स्नातक के द्वारा, जिन्हें ग्रेजुएशन किए हुए कम से कम 3 साल हो चुके हैं। और जो लास्ट हमारा 1/12वां हिस्सा होता है वो चुना जाता है हमारा सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के उन टीचर्स के द्वारा जिन्हें सर्विस करते हुए, टीचिंग करते हुए कम से कम 3 साल हो चुके हैं। अब बाइकैमरल लेजिस्लेटर स्टेट्स की अगर मैं बात की जाए तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं एक बार इनके। देखिए, जो आंध्र प्रदेश था वो हमारा 1956 से लेकर 1958 तक क्या था? हम लोगों का यूनिकैमरल था, यानी कि विधान परिषद नहीं थी। फिर 1958 के अंदर रिजोल्यूशन पास किया गया और इसे बाइकैमरल बना दिया गया, और 1 जून 1985 तक ये हमारा बाइकैमरल ही था, और 85 के अंदर इसको फिर से अबोलिश करके यूनिकैमरल बना दिया गया, एक शासन प्रणाली कर दी गई। फिर क्या हुआ कि फिर 2007 के अंदर फिर से विधान परिषद को रिजोल्यूशन पास करके वहाँ पर बना दिया गया, और तब से ये हमारा द्विशासन प्रणाली के अंतर्गत ही काम करता है, बाई लेजिस्लेचर है। ऐसे ही तमिलनाडु के अंदर भी क्या था कि अभी 14 मई 1986 को एक रिजोल्यूशन पास किया गया था, और 1 नवंबर 1986 को उस रिजोल्यूशन के तहत इसको डिसॉल्व कर दिया गया था, यानी यूनिकैमरल बना दिया गया था। फिर से 2010 के अंदर रिजोल्यूशन पास करवाने के लिए पेश किया गया था इसको फिर से बाइकैमरल बनाने के लिए, बट 2011 के अंदर वो सक्सेसफुल नहीं हो सका, पास नहीं हो सका था, और इसीलिए तमिलनाडु हमारा यूनिकैमरल ही है। बाकी भी स्टेट जैसे कि जो कि पहले बाइकैमरल थे बट अभी यूनिकैमरल हैं, वो थे जैसे कि असम, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर तो भी वैसे भी यूनिकैमरल ही होना था, क्योंकि
यूटी बना दिया गया उसको। तो जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल ये सभी भी क्या थे, पहले बाईकैमरल थे, जिनको बाद में यूनिकैमरल बना दिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की ओर। आज के क्वेश्चन की बात की जाए तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस राज्य ने ऊर्ध्वाधर भूजल पुनर्भरण तकनीक को अपनाया है? ऐसा कौन सा स्टेट है अभी जिसने वर्टिकल ग्राउंड वाटर रिचार्ज टेक्निक को हाल ही में अपनाया है? तो आपका ऑप्शन है जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर वर्टिकल ग्राउंड वाटर टेक्निक को क्यों अपनाया गया है और वर्टिकल ग्राउंड वाटर टेक्निक होती क्या है बताते हैं आप लोगों को। देखिए जो मध्य प्रदेश का जो रतलाम डिस्ट्रिक्ट है ना, रतलाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ विलेज ऐसे हैं जहाँ पर हम लोगों का जो पानी है ना, ग्राउंड वाटर है, वो 800 से 1200 फीट की गहराई तक चला गया। यानी 800 1200 फीट तक हम लोग खुदाई करें तब जा कर के हम लोगों को पानी मिलेगा। तो उसको जो हमारा वाटर लेवल है उसको ऊपर लाने के लिए, चार्ज करने के लिए हमारी जो ये वर्टिकल ग्राउंड वाटर टेक्निक को अपनाया गया है। अब वर्टिकल ग्राउंड वाटर टेक्निक क्या होती है, देखिए ये आपको बता देता हूँ। वर्टिकल ग्राउंड वाटर टेक्निक के अंदर हम लोग डायरेक्ट जो है वाटर उसको ग्राउंड के अंदर पहुंचाते हैं, जिससे हमारा जो वाटर लेवल है वो हमारा इम्प्रूव होता है। अब ये टेक्निक क्या होती है, कैसे होती है, वो दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इस टेक्निक के अंदर क्या होता है कि हमारा डायरेक्ट हम लोग या तो बोरवेल्स करते हैं या फिर पाइप वगैरह लगा करके हम लोग पानी को नीचे पहुंचाते हैं। जैसे कि कोई भी हम लोग बड़े बड़े पॉन्ड्स वगैरह बना देते हैं जिनके अंदर हम लोगों का बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और वो डायरेक्टली नीचे ज़मीन के अंदर पहुंच जाता है उन पाइप्स की वजह से, और वो ग्राउंड वाटर लेवल भी हमारा ऊपर आ जाता है। ये हमारा जो कि मोस्टली हम लोगों का जो हमारा रेनी सीजन है उसके अंदर काफ़ी काम आता है इसको इम्प्रूव करने के अंदर। ये देखिए जैसे घरों की छत होती है उनको भी हम लोग डायरेक्ट वेल वगैरह से कनेक्ट कर देते हैं, जो कि हमारे सीधे नीचे ग्राउंड से कनेक्शन होता है, जिनका बारिश तो छत से जितना भी बारिश का पानी गिरेगा वो सारा का सारा हमारा कुएं के थ्रू हमारा नीचे ज़मीन में पहुंच जाएगा और जो कि ग्राउंड वाटर को चार्ज कर देगा। ये देखिए जैसे हम लोगों के सड़क के किनारे भी जो हमारा सड़कों के किनारे जो वाटर होता है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा जो अंडरग्राउंड्स होते हैं, हम लोगों के अंडर पासिस होते हैं, वो भी हमारे बहुत काम के अंदर लिए जा सकते हैं ग्राउंड वाटर को चार्ज करने के अंदर। रेन सीजन के अंदर क्या होता है कि हमारे जो अंडर पासिस होते हैं वो पानी से काफ़ी भर जाते हैं और उनको निकालने की भी दिक्कत होती है। तो हम लोगों को क्या करना है कि उनको निकालने की प्रॉब्लम ही नहीं होगी, उनका साथ में किसी कोई भी जो कुआं होता है वो डिग करके हम लोगों को कुआं वगैरह खोद करके उस पानी को सीधा उसके थ्रू कुएं के थ्रू कनेक्शन करके नीचे हम लोग ग्राउंड के अंदर पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर है जो वो लेवल भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारा जो आंध्र प्रदेश है उसकी। देखिए मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के कुछ फैक्ट है वो इम्पोर्टेंट हम लोग जान लेते हैं। जो मध्य प्रदेश था उसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कैपिटल इसकी भोपाल है। लार्जेस्ट सिटी इंदौर है। डिस्ट्रिक्ट इसके 52 है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है इसका, यानी विधान परिषद नहीं है। लोकसभा के अंदर 29 सीटें हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं। हाई कोर्ट है जो इसका वो जबलपुर के अंदर है। एरिया के अंदर ये 2nd पोजीशन पे आता है। पॉपुलेशन के अंदर ये 5th पोजीशन के ऊपर आता है। स्टेट जो मैमल है वो है बारहसिंगा। बर्ड है जो इंडियन पैराडाइज यानी कि फ्लाई कैचर है। फ्लावर है जो हमारा पैरेट ट्री यानी कि मेडोना लिली बोलते हैं जिसको, वो है। फ्रूट हमारा मैंगो है और ट्री है जो वो बयान ट्री है। अगर मैं बात करूँ कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स की, तो जो हमारी स्टेट की जो इम्पोर्टेंट रिवर है उनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रिवर हम लोगों की जो है नर्मदा रिवर, जो कि विंध्या और सतपुड़ा रेंज से निकलती है हमारी। याद रखिएगा विंध्या और सतपुड़ा रेंज पूछ लेता है एग्जाम्स के अंदर, तो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है ये। हाईएस्ट जो पीक है, जो हमारी हाईएस्ट चोटी हाईएस्ट पॉइंट की बात करूँ तो मध्य प्रदेश के अंदर वो हमारी धूपगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है।
मध्य प्रदेश के अंदर नेशनल पार्क्स की बात करूँ तो 10 नेशनल पार्क है, जिनमें से हम लोगों के काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और जो कि पूछे जाते हैं वो हमारे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क हैं जो हमारे, और जैसे पन्ना नेशनल पार्क, पंच नेशनल पार्क, ये हमारे काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। कान्हा नेशनल पार्क है जो आपका, और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क है। ये चारों के चारों आपके पहले भी एग्जाम्स के अंदर, प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करूँ तो यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उनमें के अंदर है जो हमारा खजुराहो ग्रुप का मोन्यूमेंट्स है, उनको 1986 में घोषित किया गया था। जो हमारी देवी जगदम्बी टेम्पल है खजुराहो और बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स हैं सांची के अंदर, उसको 1989 के अंदर किया गया था यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित। और जो हमारे रॉक शेल्टर्स हैं भीमबेटका के, उनको 2003 में घोषित किया गया था। फोक डांस की बात की जाए तो एमपी के वो हमारे राय, कर्मा, सैला, मटकी, गंगोर, बदाई, बरेदी, नवराता, अहिरी और बागोरिया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, चीन के ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, अभी चीन ने क्या हुआ है कि अपना खुद का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस लॉन्च किया है, जो कि हमारा यूएसए का जीपीएस सिस्टम है, उसको टक्कर देने के लिए। तो उस जो चाइना ने अभी जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस सिस्टम लॉन्च किया है, उसका नाम है आपका बेइडो, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चाइना के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं थोड़ी। जो चाइना की बात की जाए तो हमारी जो कैपिटल है वो बीजिंग है, लार्जेस्ट सिटी है वो शंघाई है, यहाँ का लैंग्वेज है वो मैंडेरिन बोली जाती है। यहाँ पर प्रेसिडेंट है जो सी जिनपिंग है, पॉपुलेशन के अंदर ये फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आता है और एरिया के अंदर फोर्थ पोजीशन के अंदर आता है। वर्ल्ड ट्राइबल डे की अगर बात की जाए तो दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, वर्ल्ड ट्राइबल डे को किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो वर्ल्ड ट्राइबल डे होता है हम लोगों का, वो मनाया जाता है हम लोगों का 9 अगस्त को। वर्ल्ड ट्राइबल डे की देखिए दोस्तों, वर्ल्ड ट्राइबल डे था जो हम लोगों का, वर्ल्ड ट्राइबल डे की अगर बात करूँ तो यूनाइटेड नेशन है वो जो हर साल वर्ल्ड ट्राइबल डे या फिर इसे इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल्स भी के नाम से भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, कैसे भी पूछ सकता है आपको, वर्ल्ड ट्राइबल डे दे सकता है या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल, ऐसे भी करके आपको पूछ सकता है। तो ये क्या होता है कि जो ट्राइबल्स लोग होते हैं उनके राइट्स को प्रमोशन करने के लिए मनाया जाता है, उनको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। जो पहली बार जो मनाया गया था ये था हमारे यूनाइटेड नेशंस की जो 1982 के अंदर जेनेवा के अंदर जो हम लोगों की मीटिंग हुई थी, उसके अंदर इसको डिसाइड किया गया था मनाने का लेकर के। इस साल की अगर मैं बात करूँ 2020 के वर्ल्ड ट्राइबल डे की, तो इसकी थीम है कोविड-19 एंड इंडिजीनियस पीपल रेजिलियंस। पहली बार जो वर्ल्ड ट्राइबल डे बनाया गया था वो हम लोगों का 1994 के अंदर मनाया गया था। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर भी काफ़ी ट्राइब्स हैं, जो लोकल ट्राइब्स हैं हम लोगों की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और जिनका काफ़ी पुराना इतिहास भी हम लोगों का रहा है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी जो हमारे वर्ल्ड ट्राइब जो हम लोगों की ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनको शेड्यूल 5 के अंदर हम लोगों को रिकॉग्निशन प्रदान की गई है, जिन्हें हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एसटी के नाम से भी जानते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोला जाता है। 2011 के अगर मैं सेंसस की बात करूँ, 2011 के सेंसस के अनुसार जो हमारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो इंडिया के अंदर 10.43 करोड़ के आसपास है, जो कि टोटल पॉपुलेशन हमारी जो कंट्री उसका 8.6% के बराबर है। आर्टिकल 342 है जो हमारा, वो कहता है कि प्रेसिडेंट होता है जो हमारा, वो गवर्नर से कंसल्टेशन करके किसी भी स्टेट के अंदर किसी भी कम्युनिटी को और या किसी भी ग्रुप को, कम्युनिटी ग्रुप को जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर है, उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी के अंदर ले सकते हैं, घोषित कर सकते हैं, उसको एसटी घोषित कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारा थोड़ा, अगर बात की जाए जो हमारी ट्राइबल्स हैं उनके अंदर, जो हमारे इंडिया के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल्स रेबेलियंस हुए हैं, मूवमेंट हुए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जो पहला हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है वो था हमारा
संथाल रिवॉल्यूशन, संथालीज रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं उनको, संथाल हुल के नाम से भी इसको जाना जाता है, रिवॉल्यूशन हुआ गया था जो कि मुर्मू ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। इसको ये ब्रिटिशर्स के हम लोगों का खिलाफ किया गया था, जो कि जमींदारी सिस्टम था हमारा ब्रिटिश के अंदर, उसके खिलाफ हुआ था। संथाल विद्रोह हमारा काफ़ी बार इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है। दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट मूवमेंट था वो था हमारा बोडो मूवमेंट, जो कि स्टेट ऑफ बोडोलैंड के अंदर किया गया था, जो कि हमारा असम के अंदर है, हम लोगों का असम है आज के टाइम पर कह सकते हैं बोडोलैंड को। जो कि हमारा बोडो अकॉर्ड था वो 1993 के अंदर किया गया था मतलब, और उसके बाद से इसको हम लोगों को ऑटोनोमस बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल बना दी गई थी इसके लिए हम लोगों की। अदर जो इम्पोर्टेंट हमारे मूवमेंट्स हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो जैसे कि महादेवी कोली ट्राइब्स मूवमेंट थी, महाराष्ट्र के अंदर हुआ था 18वीं शताब्दी के अंदर। कुरिच्चा रेबेलियन था जो कि हमारा कुरिच्चा पीपल्स के द्वारा 1812 के अंदर किया गया था। भील रिवॉल्यूशन था 57-58 के अंदर हुआ था। कोया ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर हुई थी, वो भी जो हमारे लैंडलॉर्ड्स हैं, यानी कि एक तरह से कहूँ तो जमींदारी प्रथा के खिलाफ ही की गई थी, जिन्हें मुत्तदे बोला जाता था। बस्तर का रिवॉल्यूशन 1910 के अंदर हुआ था। कुल की था हमारा जो वो मणिपुर के अंदर हुआ था, कुल की विद्रोह। गोंडा और कोलम थे जो हमारे रिवॉल्यूशंस, वो भी हमारे ब्रिटिश के खिलाफ 1941 के अंदर हुए थे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ DGCA। तो DGCA के महानिदेशक कौन है? तो DGCA के महानिदेशक की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारे अरुण कुमार जी, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए DGCA की अगर बात की जाए तो DGCA का हेडक्वार्टर है जो सफदरजंग एयरपोर्ट न्यू दिल्ली के अंदर, यानी कि जो हमारे न्यू दिल्ली के अंदर जो एयरपोर्ट है वहाँ पर DGCA का कार्यालय भी है। जो DGCA की अगर मैं बात करूं तो DGCA हमारा जो वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जिसके हमारे सिविल मिनिस्टर हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी। इसके रेगुलेटर एग्जीक्यूटिव कौन हमारे अरुण कुमार जी हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं। इसके हेडक्वार्टर जो हमारा सफदरजंग एयरपोर्ट है दिल्ली के अंदर, उसके अंदर इसका, जिसे आप लोग IGI एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मुल्लापुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखा जाने वाला है? तो देखिए मुल्लापुर जो ये जगह है वो कहाँ पर है? मुल्लापुर जो जगह है वो हमारी पंजाब के अंदर है, जो कि मोहाली के अंदर है। चंडीगढ़ से लगता हुआ इलाका। आपको पता है कि मोहाली के अंदर पहले भी एक स्टेडियम है जिसे हम लोग PCA पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन PCA स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। तो वहीं पर मोहाली के में ही चंडीगढ़ और पंचकुला के बिल्कुल पास में पंजाब के अंदर मुल्लापुर में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। तो ये जो क्रिकेट स्टेडियम है इसका नाम जो रखा जाएगा वो रखा जा रहा है महाराजा यादविंदर सिंह के नाम पर। डी ऑप्शन हो जाएगा, महाराजा यादविंदर सिंह, जो कि हम लोगों के बहुत ही फेमस और बहुत ही पुराने पंजाब के जो है हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं। मुल्लापुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बात की जाए तो इसकी 2020 तक इसको पूरा करने का कहा जा रहा था। लोकेशन है जो इसकी न्यू चंडीगढ़ पंजाब के अंदर है। कैपेसिटी 40,000 की क्षमता होगी इसकी दर्शकों की। ओनर इसका पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि PC होगा। ऑपरेशन भी इसके PCA ही संभालेगा। अगर बात करूं मैं इसके फैक्ट के बारे में कुछ, तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन हमारा क्रिकेट स्टेडियम है जो मुल्लापुर पंजाब के अंदर मार्च 2010 के अंदर इसको मुल्लापुर विलेज ऑफ मोहाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए अनाउंसमेंट की गई थी, जो कि इसको 41.91 एकड़ के अंदर 230 करोड़ रुपए की कॉस्ट के साथ बनाया जाएगा। क्योंकि मुल्लापुर हमारा चंडीगढ़ और पंचकुला के बिल्कुल नज़दीक है, तो यहाँ से इस स्टेडियम से लोगों को आने जाने में भी काफ़ी सुविधा होगी। एयरपोर्ट और जो हमारा रेलवे स्टेशन वगैरह ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी हमारा बहुत ही पास में पड़ता है।
चलिए दोस्तों, चलते हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर बनाया जाएगा। उत्तराखंड की बात करूँ तो दोस्तों, जो उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो हमारा बनाया जा रहा है पंतनगर के अंदर, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी क्या हुआ कि जो उत्तराखंड के जो हमारे सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने पंतनगर के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए घोषणा की गई थी। इसके लिए जो हमारी ज़मीन वगैरह है वो भी फाइनल हो गई है, जो कि पंतनगर यूनिवर्सिटी ने 1072 एकड़ की जो लैंड है वो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, ताकि एयरपोर्ट बनाया जा सके। ये जो एयरपोर्ट होगा हम लोगों का, ये बरेली नैनीताल नेशनल हाईवे है, जो हमारा बरेली नैनीताल नेशनल हाईवे नंबर 37 के ऊपर बनाया जा रहा है। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि भी जो पंतनगर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो किस नेशनल हाईवे के ऊपर है, तो वो हमारा नेशनल हाईवे नंबर 37। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर योजना के तहत कितने जो हम लोगों के आइटम्स हैं जिनको एम्बार्गो किया है इंपोर्ट्स के लिए। तो दोस्तों, अभी अभी कल रिसेंटली क्या हुआ कि जो हमारी डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्रालय है, उसने कुछ प्रोडक्ट हैं वो चिन्हित किए हैं कि भी अब उनका इंपोर्ट्स हम लोग बंद कर देंगे और उनको आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोग इंडिया के अंदर ही खुद बनाएंगे। तो ऐसे जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे 101 प्रोडक्ट की पहचान की गई है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो 101 प्रोडक्ट हैं उनको अब हम लोग धीरे धीरे, जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं उनके ख़त्म होने के बाद, हम लोग और उनका इंपोर्ट नहीं करेंगे बाहर के किसी भी कंट्री से। उनको हम लोग अपने आत्मनिर्भर भारत के तहत, यानी इंडियंस के द्वारा, इंडियन कंपनीज के द्वारा ही प्रोडक्शन किया जाएगा उनका, जिससे क्या होगा कि यहाँ के कंपनीज को भी काफ़ी सपोर्ट होगा, फाइनेंशियली सपोर्ट होगा, और एम्प्लॉयमेंट भी इससे काफ़ी हमारी जनरेट होगी। और वैसे भी देखिए दोस्तों, कोई भी कंट्री ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिफेंस प्रोडक्शंस के लेकर के, इक्विपमेंट को लेकर के रिलायबल होना, सिक्योरिटी के लिए भी हम लोगों का काफ़ी खतरा रहता है, और डिपेंडेंसी भी हम लोगों की ज़्यादा, जिससे हम लोगों को होता है, जो भी हम लोग प्रोडक्ट वगैरह मंगाते हैं वो क्या होते हैं, हम लोगों को ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। तो इसलिए अच्छा यही रहता है किसी भी कंट्री के लिए कि जो हम लोग जितना हो सके वो उसकी प्रोडक्शन को वो खुद करे, ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी उसको वो रहे और एम्प्लॉयमेंट भी उसको जनरेट हो सके। और इक्विपमेंट जो होते हैं उसको अगर हम लोग की कोई भी कंट्री खुद प्रोडक्शन करता है उनकी, तो उसको इक्विपमेंट भी वो हम लोगों के काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। तो अगर बात की जाए तो जो 101 आइटम्स जो हमारे किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं, उनकी अगर मैं बात करूँ तो इनमें लगभग 1,30 करोड़ रुपए की जो वस्तुएं हैं सेना और वायु सेना के लिए अनुमानित हैं, जो कि उसके अंदर प्रोडक्शन होंगी। और जो हमारे 101 जो आइटम ब्रांडेड एम्ब्रॉयडर्ड आइटम्स की जो सूची तैयार की गई, उसके अंदर जो हम लोग मोस्टली जो हैं, जो कि हम लोग खुद प्रोडक्शन करेंगे, वो होंगी हमारी आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल है हमारी, जो कॉवरेट हैं, सोनार सिस्टम हो गया हम लोगों का, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए हम लोगों के, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो गए हम लोगों के, रेडार्स हो गए, और जो भी जितने भी हम लोगों के आइटम्स हैं जैसे कि टैंक वगैरह हैं, और बाकी के सिस्टम्स भी हम लोग जो कि वो खुद ही डेवलप करेंगे। नेवी की अगर मैं बात की, एयरफोर्स की अगर मैं बात करूँ जाए, तो जो हमारे लड़ाकू वाहन होते हैं वो भी हम लोग खुद ही हम लोग प्रोडक्शन करेंगे खुद ही, जिनमें लगभग हम लोग 5,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है, जो कि सेना ने 200 अनुबंधित करेगी, यानी कि 200 लड़ाकू विमान है जो कि हम लोग फर्स्ट फेज के अंदर हम लोग एयरफोर्स के लिए प्रोडक्शन करेंगे। नेवी के लिए अगर बात की जाए तो 2021 के अंदर लगभग नेवी के लिए भी हम लोग जो पनडुब्बी हैं उसके लिए हम लोग अनुबंध करने के लिए काम कर रहे हैं, जो कि लगभग 42,000 करोड़ रुपए का जो हमारी इंडियंस कंपनी है उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलने की उम्मीद है। वायुसेना के लिए हम लोग हल्के लड़ाकू विमान LCA-MK-1A को दिसंबर 2020 के लिए के अंदर हम लोगों ने
पूरे कयास लगाए जाने कि भी 2020 के अंदर ही हम लोगों को कंपनी टेंडर निकालेंगे इसके लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी जो इंडियन कंपनीज हैं उनके लिए होंगे। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप होगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आज का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ डे है उसकी बात करूँ तो आज का जो हमारा क्वेश्चन वो है कि भी हमारे जो पंचायती राज के यूनियन मिनिस्टर हैं वो क्या कौन है, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है। इसका जवाब आपको कमेंट्स के अंदर देना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट करनी है तो आप वो हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं, उस पर भी हम आपका पूरा पूरा ध्यान देंगे और पूरा काम किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।